अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और उसका नाम है कालिब और कालबों का मकता। यानी कि इंग्लिश में अगर बात की जाए, अगर कोई बच्चा मुझे इंग्लिश में देख रहा है, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में देख रहा है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि उर्दू में हम गालिब कहते हैं, इंग्लिश में हम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये भी आप थोड़ा सा ना क्लियर कर लें कि मैट्रिक्स के बारे में, कि हम जैसे कालब होता है ना, एक कालब, उसको हम कालब कहते हैं। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको क्लियर कर लें। कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं भी होता। देखिए, कालब जो है ना, कालब, इसकी जमा आप देखो उर्दू में अगर इसको लिखो तो इसको लिखते हैं कालिबों। इसको हम कालिबों लिखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं तो इंग्लिश में देखो, वाहिद को हम लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखते हैं। और जमा को हम इसमें लिखेंगे मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। तो ये पहले आप अपने जो है ना वो माइंड से क्लियर कर लें कि इसको पहले कालब जो है वो उर्दू में वाहिद होता है, कालबों यानी कि जमा, ये आपको पता है। लेकिन इंग्लिश में बात नहीं पता लगता कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर को कहते हैं, वाहिद को कहते हैं, और मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इसको जमा में कहते हैं। तो ये आपने बेसिकली पहला जो फ़र्क होता है वो क्लियर करना होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आप बताएं ज़रा, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम आगे बढ़ते हैं ज़रा कि बेसिकली कालब कहते किसे। ठीक है, ये तो हमने आपको डिफरेंस बता दिया कि कालब जो होता है वो उसकी जमा क्या होती है, और उसको सिंगल में उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर क्या होता है, और जमा में क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो अब हम बोलेंगे कि कालब की हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को देखकर कैसे बोल सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि भाई ये कालब है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये ज़रा देखें। पहली बात तो ये कि कालब को आप अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से लिखते हैं। ठीक है, ये एक रूल है। मतलब इसके आगे आपने ये नहीं कहना कि भाई छोटे हरूफ से क्यों नहीं लिखते। सही, ये एक रूल है मैथमेटिक्स का। ये एक रूल है कि आपने बड़े हरूफ से ही लिखना होता है, छोटे हरूफ से नहीं लिखना आपने। इसमें कोई ख़ास बात नहीं, बस एक रूल है सिंपल। इस पर अमल करते हुए हम सब आ रहे हैं, तो आपने भी अमल करना है कि भाई इसको बड़े अंग्रेजी के बड़े हरूफ से लिखने हैं, कैपिटल वर्ड्स से लिखना है। कैपिटल वर्ड्स यानी कि बड़े हरूफ अंग्रेजी के। अब बड़े हरूफ देखें जरा, ए से लेके होते हैं जी तक। तो इनमें से ए से लेके जी तक आप किसी हरूफ से भी किसी भी कालब को जाहिर कर सकते हैं, किसी भी कालब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, x बराबर है 1 2 3 4। तो ये एक कालब मैंने लिखा है और इस कालब को मैंने x से जाहिर किया है, कैपिटल x से, स्मॉल x से नहीं, कैपिटल x से जाहिर किया है, वाज़िह किया है, जाहिर किया है, इसको अपीयर किया है। तो ये कैपिटल x से आपने इसी तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। अब जरा देखिए, इसको मैं किसी से भी जाहिर कर सकता हूँ, w से भी जाहिर कर सकता हूँ। w बराबर है 1 2 3 4 5 9। मतलब कोई भी मैं अंदर लिख सकता हूँ, अंदर हरूफ में कोई भी लिख सकता हूँ। जीरो से लेकर होल नंबर जो भी होते हैं, जीरो से लेकर फिर आगे चलते जाते हैं, 0 1 2 3 4, और फिर आगे तक चलते ही जाएंगे। 120 125 200 3000 4000 भी एक साइड पे लिख सकते हैं। जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 300 यहाँ पर लिख सकते हैं, 200 यहाँ पर लिख सकते हैं 1, और यहाँ लिखते हैं 0। ये भी एक कालब है जिसको आप W के फर्ज कर लो। तो ये कालब की कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, तो आप इसको अपने माइंड में बिठा लें कि इस तरीके से कालब हो सकते हैं। और उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, होल नंबर में हो सकती है। होल नंबर का आपको पता है
कि 0 से स्टार्ट होंगे और फिर आगे तक चलते जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 4 5 जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ 300 लिख दी, तो आप 300 से ज़्यादा लिख सकते हो, 400, 1000, 2000, इस तरह कुछ भी रकम लिख सकते हो। लेकिन किताब में इतनी बड़ी बड़ी रकमें लिखी नहीं, पता क्यों? क्योंकि वो हम 9th क्लास पढ़े तो ये लेवल इस तरीके का है कि आपको छोटे लेवल पे छोटी रकमों के साथ आपको आसानी दी गई है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें भी ज़्यादा बड़ी रकमें भी लिख दी। तो अब आप बेसिकली ये देखें ज़रा, ये मैंने एक ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है और इसमें मैंने नंबर्स कुछ लिखे हैं। तो आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कुछ नंबर लिख दिए। तो ये जो नंबर होते हैं ये आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर हर दो नंबर के दरमियान फासला है कुछ। देखिए फासला है ना, मतलब ये नहीं कि मैंने इसको बहुत ही करीब लिख दिया, इस तरह नहीं किया। तो नंबर्स को खास तरतीब से कितार और कॉलम में लिखना और फिर उनको ब्रैकेट में बंद करना, इसे कहते हैं कॉलम। नंबरों को खास तरतीब के साथ कॉलम और कितारों में लिखना, सॉरी कॉलम और कितारों में लिखना, तो ये कॉलम कहलाता है। आपको समझ आ गई होगी अभी तक कि ये जो नंबर्स हैं इनको खास तरतीब के साथ। अब खास तरतीब क्या होती है? खास तरतीब से मुराद ये होता है कि उनको ऐसा नहीं कि एक जोड़ के लिख दिया, उनको मतलब थोड़ा सा डिफरेंस में लिखना है, मतलब थोड़ा सा फासला रखना है ना आपने। ये नहीं कि दोनों को मिला देना है साइड में, इस तरह नहीं करना आपने। जैसे कोई नीचे से नंबर आ रहा है तो उसको आपने ऊपर लिख दिया, इस तरीके से नहीं करना। खास तरतीब का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंस रखना, फासला रखना। इससे ये डिफरेंस कोई आपको बताता नहीं कि आपको ये डिफरेंस 1 सेंटीमीटर रखना है, 2 सेंटीमीटर रखना है, 3 सेंटीमीटर रखना है, या 4 सेंटीमीटर रखना है। ये डिफरेंस ये होता है कि निगाह के लिए, मतलब जो आपकी नज़र जो है वो बता दे कि भाई ये डिस्टेंस काफ़ी, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। कोई मखसूस डिस्टेंस नहीं होता कि आपने जी मालूम करना है स्केल लेकर कि इतना डिस्टेंस आपको नंबर्स का होगा तो फिर कॉलम सही होगा, नहीं तो एग्जामिनर क्रॉस कर देगा। इस तरीके से कुछ नहीं होता, नहीं क्रॉस करता। एग्जामिनर आपका सवाल नहीं क्रॉस कर सकता क्योंकि आपको खुद पता होगा कि कितना डिस्टेंस अच्छा लग रहा है, ठीक है। बस इसका ये मतलब होता है। तो ये कंसेप्ट था आपके लिए, इतनी बातें तो आपको पता होंगी, लेकिन आपको फिर भी एक कंसेप्ट देना था मैंने इस चीज़ का कि आपका थोड़ा सा माइंड खुल जाए कि जो आप सवाल हल करते हैं उसके पीछे हकीकत क्या है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या रीज़न होती हैं, क्या रीज़न्स होती हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या बातें आपको पता होनी चाहिए और किन बातों का ख्याल आपने रखना होता है। तो ये वो बातें मैं आपको दरअसल बता रहा हूँ और आपकी क्लियरिटी आपके अंदर आ गई है, क्लियर हो गया माइंड आपका कि यार अब काला भी इस तरीके से होता है, आप अपनी मर्जी से भी काला बना सकते हैं इजीली। तो ये देखें ना जरा, कितारों में भी किया है, कालमों में भी किया है ना, खास तरतीब के मुताबिक नंबरों को कितारों में भी किया है, कालमों में भी किया है, और ऊपर से फिर ब्रैकेट डाल दी है, ठीक है ना। और ऊपर से क्या किया मैंने, ब्रैकेट डाल दी, तो ये कालम है और इसकी यही डेफिनेशन। तो ये चीज़ आपने क्या करनी, क्लियर कर देनी, आपको अभी ही याद हो गई होगी इसकी डेफिनेशन। तो हम जरा अपने सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल आता है वो पहला सवाल है हल मश्क 1.1, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में वो कह रहे हैं कि दर्ज झेल काल्पों का मर्तबा बताइए, ठीक है, रैंक बताइए, काल्पों का मर्तबा बताइए। तो हम जरा लिख लेते हैं जी, दर्ज झेल काल्पों का मर्तबा बताएं या बताइए, एक ही बात है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हम जरा लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, a बराबर है 2 3 -5 6, 2 3 -5 6।
अब आप ये घबराना नहीं कि ये मैंने माइनस जो है वो अपनी एग्जाम्पल में नहीं लिखा। होल नंबर आपको पता है कि वो क्या होते हैं, जीरो से लेकर एंड तक जाते हैं और प्लस माइनस लगता रहता है साथ में, ठीक है। जीरो के अलावा वन प्लस माइनस, टू प्लस माइनस वो लगता रहता है साथ में। तो आपने ये जो है वो नहीं, इसमें जो है वो घबराना है। तो ये आपके पास एक सवाल है। अब इस के सवाल का करना क्या है, वो बता रहे हैं कि कालमों का मर्तबा बताइए। तो मर्तबा बताना है, रैंक बताना है। तो रैंक बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, और ये एक एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। ये एक शॉर्ट एमसीक्यू ज़्यादातर 9th 10th 11th 12 9 से लेकर 12वीं जमात तक अगर कोई साइंस की बुक पढ़ रहा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा क्लियर कर लें। एक मिसकन्फ्यूजन होती है, मिसकंसेप्शन होती है, जो कि दूर करें। 9 से लेकर 12 तक अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास आपके जो एमसीक्यू आते हैं वो एक्सरसाइज से आते हैं, सबक में से नहीं आते, भी लेसन में से नहीं आते। जैसे हम तो अभी लेसन कर रहे हैं, जैसे बता रहा हूँ, तो मोस्टली एक्सरसाइज से आते हैं, मोस्टली एक्सरसाइज से आते हैं। अंदर से सबक में से 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं, 1 2 3 इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 आएंगे या एक आएगा। तो आपने ज़्यादा फोकस करना है एक्सरसाइज में, ठीक है। वक्तन फ़ौक्तन मैं भी आपको बताता रहूँगा कि लेसन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपने कर लेने। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो मर्तबा होता है, ये जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एक ही लाइन का इसका जवाब होता है। तो मैं थोड़ा कंसेप्ट के लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका जो आपने जवाब लिखना होता है वो ये देखें ज़रा, आपने इसको इसी तरीके से बराबर डालना है। यहाँ पर बराबर डालने के बाद आप ज़रा ये दोबारा आपने ना, ये तो सवाल है ना, इसको दोबारा लिखना होता है नीचे। आपने इसको दोबारा लिखना है नीचे, 2 - 5 3 और ये 6, और यहाँ पर आपने बराबर डाला और यहाँ पर आपने देखा है ये कितारें देखी कितनी, एक कितार होगी और ये 2 कितारें होगी। कितनी कितारें होगी, 2 कितारें होंगी। कितार होती है ना, कितार किसे कहते हैं ना, कितार कहते हैं मैथमेटिक में कालम के अंदर कितार, पता किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में एक कालम के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर कितार कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद ये होता है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। एक्स एक्सिस में जो होती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइन, जो ऐसे लाइन और ऐसे लाइन को कहते हैं उफ़क़ी लाइन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को उर्दू मीडियम में आपको बताऊं तो कहते हैं उफ़क़ी लाइन। उफ़क़ी मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर, उफ़क़ी लाइन, उफ़क़ी लाइन। लेन नहीं बोलना, लेन भी एक वर्ड है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली लाइन और लेन में आपने ना परेशान नहीं होना। वैसे ये हमारा पार्ट तो नहीं है सिलेबस का, लेन और लाइन में फ़र्क, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ चूँकि बात छिड़ गई है कि लाइन आप फिर लेन भी बोल लोगे। इस तरीके से लेन और लाइन में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेन और लाइन में डिफरेंस होता है, क्या होता है? सबसे पहले तो स्पेलिंग का ही डिफरेंस है। जो लाइन है, लाइन, उसकी स्पेलिंग होती है LINE, लाइन, ठीक है। और जो अब आप ये नहीं बात करें कि ये तो आवाज़ तो ऐसी लग रही जैसे लाइन शेर उर्दू में बोलते हैं ना, लाइन। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट के बड़े सारे साउंड्स निकलते हैं, बड़ी सारी आवाज़ें निकलती हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना। एक अल्फ़ाबेट की एक अल्फाज नहीं होती, तकरीबन 26 यहाँ पर लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, तो 44 के राउंड अबाउट, 43 44 के राउंड अबाउट आवाज़ें निकलती हैं टोटल की।
होना तो ये चाहिए था कि 26 थे तो 26 ही निकलती आवाज़। एक हुरूफ की एक आवाज़ होती तो 26 की 26 होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक हुरूफ की मल्टीपल आवाज़ें होती हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ तो आपने परेशान नहीं होना। लाइन देखो, लाइन होता है ना, पहले तो डिफरेंस में बता रही लाइन और लेन का डिफरेंस में बता रहा था। जल्दी से सीख लें, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइन LINE लाइन, पहला डिफरेंस तो ना स्पेलिंग का ही LINE लाइन, और उस लेन का जो लेन जो है वो LANE लेन, दूसरा ये डिफरेंस होता है स्पेलिंग का। अब मतलब में भी डिफरेंस होता है, मतलब में भी डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। मतलब को समझने के लिए भी हमें थोड़ी सी तमीज़ करनी पड़ती है इन दोनों लफ्ज़ों में। तो मतलब को समझना है हमने, मतलब को, तो मतलब को किस तरीके से समझना है हमने, जैसे कि लेन कहते हैं दो लाइंस के दरमियान के डिफरेंस को। क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि लेन, पता है किसे कहते हैं? लेन दो लाइंस हो ना, दो लाइंस, दो हॉरिजेंटल कितारें हों, कितारें, दो लाइंस हो। जैसे असेंबली कराते हैं ना स्कूलों में, आपने देखा होगा कि स्कूलों में असेंबली कराते हैं, हत्ता कि आपकी जो हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो जो लाइंस में खड़ी होती है इस तरीके से, रो बना के, एक रो फिर दूसरी रो फिर तीसरी रो, वो एक रो और दूसरी रो के दरमियान आपको थोड़ा फासला दिखता है ना, मतलब एक रो ये रही और दूसरी रो ये रही, उन दोनों रो के दरमियान का जो फासला है, भला उसको क्या कहते हैं? उसको लेन कहते हैं, लेन। ठीक है, तो अगर कोई लेन में आ रहा हो, लाइन से हटकर, हम बोलते हैं लाइन में रहो, बच्चों को बोलते हैं समझ में, लाइन में रहो। तो लाइन से क्या मुराद है? लाइन से मुराद है कि लेन में नहीं जाना, लाइन में रहना है, अपनी कितार में रहना। लेन में जाने का मतलब क्या है? थोड़ा बच्चा ऐसे निकल रहा है तो वो फासले में जा रहा है, डिफरेंस में जा रहा है। तो दो लाइन के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, जो दो लाइन के दरमियान का जो फासला होता है ना, फासला, दो लाइन के दरमियान का जो फासला होता है, उसे कहते हैं लेन, उसे कहते हैं लेन। डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड लेंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन कुछ लोग, मैं इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे इस तरीके से भी होते हैं जो बिल्कुल ही नए सिरे से पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। जिनको ये ज़्यादा तेज़ी से जो है वो लेक्चर चाहिए, तो वो थोड़ा सा 2 की स्पीड से देख लें ये वीडियो को, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट है उनको बिल्कुल ज़ीरो से उठाना चाहता हूँ और हीरो बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर मुझे जो है वो इतनी छोटी डेफिनेशन से गुजारा नहीं चलेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा, अक्सर औक़ात नहीं पता चलता। तो लेन की डेफिनेशन आपको आ गई कि दो लाइंस के दरमियान का जो फासला है ना, उसको आपने लेन कह देना है। अब लाइन तो आपको क्लियर हो गया, लाइन सिर्फ कितार को बोलते हैं, ठीक है। जो लंबी सी कितार होती है, हॉरिजॉन्टल कितार होती है, उसे लाइन बोल दिया जाता है। तो ये लाइन और बेसिकली लेन के दरमियान फासला था। तो यहाँ लेन नहीं है, लेन ये लेन होती है दरमियान में, यहाँ लेन है, लेकिन ये जो है ना, ये लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, उफ़क़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब उफ़क़ी लाइन। तो उफ़क़ी लाइन जो है ना, कितार कहते हैं। और जो अमूदी लाइन होती है, और जो अमूदी लाइन होती है, उफ़क़ी कहते हैं जिसका एंगल कुछ भी ना बन रहा हो, ज़ीरो बनता हो। उफ़क़ी लाइन उसे कहते हैं जो ज़ीरो एंगल पर हो, 0 डिग्री के एंगल पर, कोई एंगल ही ना बनता हो, ज़ीरो ऐसी पड़ी हो, ज़मीन के साथ ही पड़ी हो, ऐसे ज़मीन के साथ ही चिपकी हो, उसको उफ़क़ी कहते हैं। और जो थोड़ा सा होशियारी दिखा रही हो, मतलब इस तरीके से हो, थोड़ा सा ज़मीन से ऐसे ऊपर हो, ठीक है, मतलब ज़मीन से कोई एंगल बना रही हो, ऊपर हो, और वो एंगल छोटा मोटा नहीं बना रही हो, ऐसे स्ट्रेट हो जाए, 90 का एंगल बना दे, 90 का एंगल बना दे ज़मीन से, ऐसी लाइन को बोलेंगे, एक्स एक्सिस से जो 90 का एंगल बना दे,
ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे अमूदी लाइन, और उसको इस कालम के अंदर क्या बोलेंगे, कालम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कालम कहेंगे। फिर आप बोलना क्या कहेंगे, उसे कालम कहेंगे। तो लिहाजा आपको पता चल गया होगा, जो गलतियां आप यहाँ पर करते हैं वो आइंदा के बाद इंशाअल्लाह ताला आप नहीं करेंगे। आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर लाइन किसे कह रहे हैं, यानी कि जो उफ़क़ी कितारें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइंस, कितारें कहते हैं या लाइंस कहते हैं। और जो अमूदी लाइंस होती हैं उन्हें कहते हैं कॉलम। सिंपल सी बात है। इसके अंदर यानी कि कॉलम के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो अब लेन कहाँ है, वो तो आपको पता होना चाहिए लेन का है। पता है कैसे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि दो लाइन के दरमियान का फासला लेन कहलाता है। अब आप देखते जरा, ये लेन होगा, ये लेन, क्योंकि पता क्यों, क्योंकि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन, दरमियान में। इसी तरीके से ये भी लेन है। क्यों, क्योंकि एक ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, दरमियान में लेन है। लेन, LANE, लेन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि मैंने बहुत आपको समझा दिया इस अभी तक। तो मैं सवाल हल करता हूँ, क्योंकि सवाल करने से पहले आपको ना कुछ आपकी मिसकंसेप्शंस होती हैं, उनको दूर करना पड़ता है, फिर जाके सवाल ना हल होता है सही तरीके से। तो अब देखिए ज़रा, इसका आंसर क्या होगा कि आपने सबसे पहले लेंस को देखना है कि कितनी लाइंस को देखना है। सॉरी, मैं से भी लेन निकल गया, लेन नहीं, लाइंस को देखना है आपने, कितनी लाइंस हैं या कितनी कितारें। ठीक है, दो कितारें इसमें ना, देखिए ज़रा, एक कितार और दो कितार। अब कई बच्चे जो है वो देख रहे होंगे कि माइनस, तो माइनस भी लगाना होगा। अरे माइनस और प्लस सिर्फ वैल्यू को बताते हैं कि इस जगह इसकी वैल्यू ये रही, माइनस में जा रही, मतलब घाटे में जा रही, कम में जा रही, और इस जगह जो है वो प्लस में जा रही है। +2 है तो +2 यानी कि पॉजिटिव, ऊपर वाला प्लस है। नेगेटिव में आ गई तो इसका मतलब वैल्यू नीचे डाउन है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि माइनस में जा रही वैल्यू कि वैल्यू प्लस में जा रही है, कि माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, कुछ नहीं लिखना आंसर में, माइनस प्लस नहीं। बस आपने क्या देखना है कि तारें कितनी हैं और कालम की तादाद कितनी है। कितारों की तादाद कितनी है और कालम की तादाद कितनी है। तो कितारों की तादाद पहले देखनी कितनी, सबसे पहले कितारों की तादाद देखनी, कालम की तादाद नहीं देखनी, पहले कितारों की तादाद देखनी। तो कितारों की तादाद देखें जरा, एक और ये दो, दो बनती है ना, R1 एंड R2, रो 1 एंड रो 2, कितार 1 एंड कितार 2। तो दो हैं तो आपने यहाँ लिख देना 2। दो हैं, मर्तबा बताना है ना आपने, मर्तबा कहते हैं रैंक को, ग्रेड को, स्केल को। तो मर्तबा आपने लिख दिया कि कितारें दो हैं। उसके बाद आपने एक इलामत इस्तेमाल होती है इंग्लिश में, आपने सुना होगा पंक्चुएशन का लफ्ज़। अगर नहीं सुना हुआ, बहुत ही ज़्यादा आप एडवांस जो है वो अभी प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल से ही आए, स्टार्टिंग है आपकी, तो कोई बात नहीं। पंक्चुएशन ना बोलते हैं कुछ हुरूफ ऐसी चीज़ों को जो कि हमें लिखने में मदद देती हैं। ठीक है, लिखने में हमें चीज़ों को मदद देते हैं, कुछ इलामात को पंक्चुएशन हम बोल देते हैं। जैसे हाइफन होता है, जैसे कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, इस तरह की डिफरेंट इलामात होती है ना। डैश भी होता है, किसी भी उम्र बतानी हो तो हम लिखते हैं जी 1920 से लेकर 2001 तक इस बंदे की उम्र है, मतलब ये बंदा 2001 में फौत हो गया था। आपने देखा होगा अक्सर किताबों में लिखा होता है। तो कौन सी इलामत होती है आप बताएं ना, वो होती है डैश की। किसके अलावा, डैश को। डैश क्या है, पंक्चुएशन। अब मेरा ये काम यहाँ पर बैठ के आपको पंक्चुएशन सिखाना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, अब चीज़ें फंस जाती हैं कुछ तो आपको बतानी पड़ती है। तो इस वजह से इसके आगे आपने इलामत लगानी है हाइफन की। हाइफन की इलामत कैसे होती है, छोटी डैश को हाइफन कहते हैं, बड़ी डैश को नहीं। बड़ी डैश को डैश कहते हैं, छोटी डैश बना लो ना उसको हाइफन कहते हैं। तो छोटा हाइफन यानी कि इस तरीके से छोटी डैश लगा देना, ये हाइफन होता है बीच में। हाइफन कहते हैं जोड़ना, लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए हाइफन इस्तेमाल होता है। इस तरह देखा होगा, लेकिन आपको कभी कभार पता नहीं लगता, तो चलो मैंने आपको बता दी।
तो टू डैश, टू हाइफन, सॉरी डैश तो बड़ा होता है, बड़ी लकीर को कहते हैं, ये हाइफन, तो टू हाइफन, फिर बोले थे ना टू हाइफन, आपको याद हो गया होगा। अब देखें ना किताब को बता दिया आपने, अब आपने आगे लिखना बाय। अगर आप उर्दू मीडियम में तब भी बाय लिखना है, इंग्लिश मीडियम में तब भी बाय लिखना है, तो बाय लिखना है और फिर आगे आपने डाल देना हाइफन, ठीक है। यानी कि टू लिखना है, हाइफन डालना है, बाय लिखना है और फिर हाइफन डाल देना। अब आपने किताबें तो देखी थी, दो थी, अब कॉलम देखना है, क्या देखना है, कॉलम देखना है। तो कॉलम देखें जरा, एक कॉलम बन रहा है और दो कॉलम बन रहे, देखो ना, एक कॉलम और ये दो कॉलम। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 2/2, यानी कि दो कॉलम बन रहे, तो दो लिख दिए, तो 2/2, 2/2 ये आपका हो। इसको आपने इंसर्कल भी करना होता है, इस तरीके से ना आपने इंसर्कल कर देना है इसको मार्कर से या किसी अच्छी चीज़ से जो एग्जामिनर को चेक करते वक्त अच्छा लगे कि भाई सही बच्चा, राइटिंग अच्छी हो रही इसकी, तो आपने इसको इनसर्कल या इनक्लोज भी कहते हैं, इनक्लोज कर देना या इंसर्कल कर देना है, तो या बंद कर देना, उर्दू में आप बोलते हैं बंद कर दिया डब्बे में, तो इसको डब्बे में बंद कर देना और यहाँ लिख देना छोटा सा आंसर, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही आपको जो है वो लो लेवल से बता रहा हूँ, क्योंकि हर तरह के बच्चे मुझे देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, अगर एडवांस आपको लगता है कि आपको सारी बातें, बहुत ही ज़्यादा बातें पता है, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, तो आप 2 की स्पीड से देख लें, तो आपको मतलब आपको पता लग जाएगा कि क्या जो है वो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं और फिर भी नहीं पता लगता। मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ ना, यानी कि मेरे साथ कुछ इस तरीके से होता है अपनी स्टडी में, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवांस लेवल पे पहुँचे होते हैं आप लोग, लेकिन आपको कुछ बेसिक बातें नहीं पता होती और फिर आगे जाके मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो लिहाजा आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर आपने देखना आंसर लिख दिया छोटा सा इस तरह का साइन बना के, और यहाँ पर ये आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो गया है, या अगर एमसीक्यू में आ गया तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो हम आपको बेसिक बातें पता होगी, सिर्फ एक सवाल कराने में आपका टाइम थोड़ा लिया, बाकी जो सवाल इसके हैं, बाकी जो पार्ट हैं इसके बी सी डी, वो आपको बहुत जल्दी जो है वो मैं आपको हल करवा देता हूँ, साथ में आप नोट करते जाएँ, देखिए ना, आप नोट भी करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपने बोर्ड में करने हैं सवाल। आपका कोई भी बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, पंजाब का कोई भी बोर्ड है आपका, पंजाब के अंदर रहते थे आपका कोई भी बोर्ड है, तो आप ये इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको नंबर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम के साथ मिल सकते हैं। और दरअसल ना राइटिंग भी आप जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर किया करें, क्योंकि राइटिंग भी बहुत मायने रखती है। चलें देखते हैं आगे जरा। बी हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो कॉलम दिया हुआ है आपके पास, बी बराबर है, बी बराबर है 2035, 203 और 5। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है 2035। तो इसको आप जरा देख लें, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे ना, 2 डॉट डाल के हल लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, b बराबर है 2035 और इसको देखें जरा क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर लिखेंगे, ठीक है, बराबर लिखना ना भूलना, जहाँ जहाँ मैं आपको बताता हूँ ना बराबर लिखना है, वहाँ आपने ये नोट करते जाना, बेसिकली जितने मैं सवाल कर रहा हूँ नोट करना है आपने, ठीक है, समझना तो है ही है, ठीक है। आप ये बाद में देखो, यही फ़ायदा होता है एक वीडियो का कि आप बाद में भी चला के देख सकते हैं, पहले आपने नोट करनी चीज़ों को, ठीक है, बाद में आप समझते रहते। तो देखिए ज़रा, इसमें देखो कितारें कितनी, 2 कितारें हैं, कैसे 2 कितारें, एक कितार और ये 2 कितार, देखिए ज़रा, एक कितार ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ठीक है ना, ये 2 लाइन्स हो गई।
अब ये नहीं बोलना कि भाई ये जो रकम है ये डिफरेंस में बहुत ज़्यादा क्यों है। देखिए डिफरेंस होता है, आप जब किताब बनाते हैं तो उसमें भी एक डिफरेंस के साथ रहते हैं ना, थोड़ा डिफरेंस। ऐसा नहीं कि दूसरे भाई के साथ ही आप लग जाते हैं, ठीक है, मतलब वो खड़ा हुआ है लाइन में तो आप उसके साथ ही खड़े हो गए हो, इस तरह तो नहीं होता। आप क्या करते हो, थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस में रहते हो, थोड़ा फासला होता है। तो ये इसी तरीके से फासला है किताब का यहाँ पर। तो दो किताबें होंगी, मैंने जिनको सर्कल किया वो दो किताबें होंगी ना, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2, ठीक है। उसके बाद हाइफन की अलामत डालेंगे, हाइफन की अलामत, फिर लिखेंगे बाय, फिर हाइफन की अलामत डालेंगे। आपको पता होगा, आप मेरे साथ दोहरा रहे होंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोहरा रहे होंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे कॉलम, देखेंगे कितने, देखो कॉलम कितने, 1, एक कॉलम तो ये होता है और एक कॉलम हमारे पास ये होता है, तो दो कॉलम हमारे पास होते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 2/2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है हमारा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, थोड़ा सा रेस करके हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास C बराबर है, तीसरा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ देखें जरा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये बच्चे देखते साथ ही ना इसको परेशान हो जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया जी, इसमें सिर्फ एक ही टर्म लिखी गई है। टर्म मतलब एक ही चीज़ लिखी गई है, टर्म, TERM, टर्म भी बोलते हैं हम, मतलब एक ही हुरूफ लिखा गया है, ठीक है, एक ही हुरूफ लिखा गया है, इसका कैसे मर्तबा बता देंगे। तो हमें परेशान नहीं होना, आपने वही रूल अपनाना है कि तारें गिननी है, हाइफन लगाना है, फिर बाय लगाना है, फिर कॉलम गिनना है कितना। तो यहाँ हम देखते हैं जरा, पहले तो हम इसको हल करते हैं। देखो हल का निशान बनाया हमने और यही रकम दोबारा लिख दी हमने, यही रकम दोबारा लिख दी और यहाँ पर बराबर लिखा। अब देखिए जरा कितारें कितनी है, भाई कितारें एक ही, क्यों, क्योंकि देखिए जरा ये कितारें क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती, तो एक ही कितार है, दो कितार तो है ही नहीं, तो एक ही कितार है। समझ नहीं है आपको, देखें जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें कि देखिए कितारों में ये नहीं देख रहे कि बच्चे नहीं देख रहे कितने हैं। जैसे यहाँ पर तो मैथमेटिक के हरूफ लिखे हैं ना आपने, कितार, एक कितार से मुराद आपने कितार एक ही बना ली है, ठीक है, यहाँ कितार एक ही है। हमने ये नहीं देखना कि 2 ही लिखा हुआ सिर्फ, उसके आगे कोई हरूफ नहीं लिखा, ये नहीं देखना हमें देखना कि कितार में कितने, मतलब कितार एक ही बनती है, दो कितारें नहीं, इस तरह ऊपर कोई नहीं कितार, ठीक, कितार एक ही, इसमें हरूफ नहीं कितने। तो इसलिए 1 हाइफन बाय लिखना है और फिर कॉलम देखना है, कॉलम भी एक है, गुड, आपको आता था पहले। कॉलम कैसे एक है, क्योंकि ये देखिए जरा एक ही कॉलम, कोई यहाँ पर साइड में कोई है ही नहीं कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम 1 होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एक ही कितार है तो 1 एक ही, देखें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही, कोई दो तो नहीं, ऊपर तो रकमें नहीं लिखी है, तो एक ही कितार और एक ही कॉलम, तो इसलिए बोल दिया 1 हाइफन लिखा है और फिर बाय लिखा, फिर हाइफन लिखा, फिर 1 लिखा है। और इसको मैंने क्या कहा था आपको, इन सर्कल कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर छोटा सा लिख देना आपने आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। तो ये आप यहाँ से कट कर सकते हैं ना, यहाँ से आप इसको कट कर दें, मिटा दें, रिमूव कर दें। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। D हमारे पास है, D इज इक्वल टू 406। D वाला कारक है ना, D वाला कारक वो बराबर होता है 406 के। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। तो इसमें जरा देखते हैं क्या है, हम पहले लिखते हैं हल और यहाँ पर लिखते हैं, एक दफ़ा सवाल लिख देते हैं दोबारा जवाब के अंदर 406 और यहाँ फिर बराबर लिखते हैं और यहाँ ज़रा देखिए कितारें कितनी। अब आप ये नहीं बोलना कि पहले कितारें लिखना ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है, ये रूल है।
ये मैथ का एक रूल है जिसके आगे किसी कानून की कुछ नहीं चलती। मतलब मैथ एक रूल है, आपको मानना पड़ेगा। मतलब इसमें ये कोई लॉजिक नहीं, रीज़न नहीं कि आपको मैं रीज़न बताऊं कि जी पहले कितारों को ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है, इसके पीछे कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं या कोई रीज़न नहीं कि आप सोचने बैठ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये हमें बताया नहीं जा रहा। भाई कितारें जो हैं वो पहले ही लिखी जाती हैं और कालम जो है वो बाद में ही लिखा जाता है। ये रूल है, उसूल है, कवानीन है, इनकी पासदारी आपको करनी चाहिए। तो ये इसी तरीके से चलता है। जहाँ पर कंसेप्ट आएगा मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बाकी ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि पहले किताबें क्यों आती हैं और फिर कालम क्यों आते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, इसी तरीके से चलेगा, ये रूल है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, देखें ज़रा कितारें कितनी हैं। ये देखें एक कितार नहीं है, ये देखें एक कितार ये होगी, एक कितार ये होगी और एक कितार ये होगी। तीन लाइन बनती, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन लाइन बन रही। तो तीन किताबें होगी। फिर हाइफन और वाई लगा दिया हमने, वाई लगा दिया, वाई यानी कि बी वाई, बाय अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है। तो हम बोलते भी हैं कि हम जो है यहाँ से अमेरिका गए बाय एरोप्लेन, बाय एयर। ठीक है, यहाँ से जो है वो फैसलाबाद गए बाय वैन, या बाय किसी दूसरे सूबे में जाते हैं तो हम बोलते हैं बाय ट्रेन गए। सुबह सरहद केपी के यहाँ पर जाते हैं तो हम बोलते हैं बाय ट्रेन गए। कराची जाते हैं तो हम बोलते हैं बाय ट्रेन गए। ठीक है, ट्रेन बाय का लफ्ज़ वहाँ भी यूज़ होता है, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर भी बाय का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 3 बाय, अब देखें ज़रा कालम कितने, कालम तो भाई एक ही है। देखिए एक ही कालम बन रहा है, एक ही अमूदी लाइन होता है ना कालम, मैंने एंगल बताया था आपको 90 का, तो एक ही बन रहा है। इसके साइड में तो कुछ नहीं, ना इस साइड में ना उस साइड में, तो एक ही कालम। तो 3 बाय यहाँ पर लिखना है आपने 1, 3 बाय 1 लिख देना सिंपल से। तो यहाँ पर लिखना है 3 बाय 1। तो ये आपका सवाल यहाँ पर हल हो जाता। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं ज़रा जल्दी से। हमारे पास एक और कालम भी इसी पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ कालम नहीं ई कालम, सॉरी डी हमने हल किया है। अभी हम ई कालम जो है ना वो दिया हुआ वो भी हल करेंगे। देखो पूरा मैथ का सिलेबस मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा और समझाते हुए दूंगा सारा कुछ, तो आप जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें, तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो ई बराबर किसके हैं ज़रा देख लेते हैं। ई बराबर है, ई एक कालम है जो बराबर है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा ये जो आपके पास अंदर अब गिनती नहीं आ रही ना आपके पास 2 3 4, अब ए छोटे कैपिट स्मॉल लेटर आ गए। तो बेसिकली ना ये स्मॉल लेटर इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल के तौर पे। स्मॉल लेटर इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल मतलब इनकी जगह ना कुछ भी होगा, 2 होगा 5 होगा, यानी कि लिखा है ना मैंने ए बी सी, ये अंदर एक सवाल में लिखा हुआ है इस तरीके का भी। तो आपने घबराना नहीं कि यहाँ पर 2 3 4 क्यों नहीं लिखा, तो वेरिएबल लिखा हुआ है। ये वेरिएबल्स होते हैं। छोटा मतलब ये जो छोटा लिखा है ना ए बी सी, स्मॉल लेटर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए से लेके जेड तक, ये 26 जो है ये ना वेरिएबल के तौर पर मैथमेटिक में इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। उनका लिखने का दिमाग चाह रहा होगा मैथमेटिक वालों का, तो उन्होंने क्या कॉलम के अंदर वेरिएबल डाल दिया कि इसकी जगह 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इनकी जगह, ये वेरिएबल्स हैं। तो आपने इनमें घबराना नहीं, आपने सवाल बस हल करना है, किताबें देखनी और कॉलम देखना है, तो इनमें आपने नहीं पढ़ना। तो बस ऐसी कंसेप्ट की बात थी थोड़ी सी, तो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो ज़्यादा यहाँ पर आपने लिखना है हल, और इस सवाल को आपने क्या करना है दोबारा लिखना होता है। आपको पता है मेरे साथ अगर आप सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये दोबारा मैं लिखवाता हूँ।
ई और ये एफ। अब देखें ज़रा जवाब आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे ज़रा जवाब क्या है कमेंट सेशन में, कमेंट में मुझे जवाब बताएंगे आप इसका क्या है, ठीक है। कमेंट में आप इसका मुझे जवाब बताएंगे, मैं हल नहीं करना इसमें, आप खुद बताएंगे कमेंट सेशन में आप मुझे इस बारे में बताएंगे कि इसका जवाब क्या है, और इसी तरह इनबॉक्स में करके इसका जवाब मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या है। मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सोल्व करा है और मैं देखना चाहता हूँ, आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आपको आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। चले ज़रा और आगे, जो सिर्फ इसी का नहीं, आपने कमेंट सेशन में जवाब बताना मुझे आपने बताना है ई कालम का बताना है, एफ कालम का बताना है, जी और एच, बाकी जितने भी कालम बचे हैं क्वेश्चन में, तो उन सारे कालम का आपने जवाब मुझे लिख कर देना है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो ये आपको पता होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं ज़रा। तो दूसरा सवाल यहाँ पर है, मालूम कीजिए कि मदद कौन कौन से कालम एक दूसरे के बराबर है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम ये मिटाना पड़ेगा हमें, तो हम ये थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन हम डालते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का कि मालूम कीजिए या मालूम करें, ठीक है, मालूम कीजिए या मालूम करें मंतर्ज झेल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी है। मंतर्ज झेल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से या कुछ कहने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन की बोर्ड के लिहाज से हैसियत यही है कि ये सिर्फ एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। मतलब बोर्ड के लिहाज से इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम, 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बोर्ड में हैसियत क्या है पता है, हैसियत सिर्फ यही है कि ये क्या आता है, ये सिर्फ आता है एमसीक्यू के तौर पे, सिर्फ एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू है, ठीक है। तो इसमें आपने ज़्यादा टाइम नहीं बताना, इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको कुछ कालम दिए गए, आपने उन तमाम कालम का, जो मैंने आपको अभी भी मर्तबा सिखाया है ना, आपने वो मर्तबा सबका लिखना है। यहाँ पर कालम पता कितने दिए हैं, यहाँ कालम दिए हुए ए से लेकर जे तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे तक कालम दिए हुए, तो इतने कालम कितने बनते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 कालम दिए हुए आपको, 10 कालम। इन 10 कालम का पहले आपने मर्तबा मालूम करना है कि कितना है, और फिर देखना है कि किस कालम का मर्तबा किसी दूसरे कालम के मर्तबे के बराबर आ रहा है, तो वो कालम आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सवाल में हमें क्या दिया गया है कि मंदरज में से कौन कौन से कालम, कौन कौन से कालम मसावी हैं। मसावी का मतलब क्या होता है, बराबर, मसावी का मतलब होता है बराबर। तो मंदरज में से कौन कौन से कालम जो है वो आपस में मसावी, तो किस तरीके से पता चलेगा भाई, मर्तबा कालम का क्या मालूम करते हैं, मर्तबा, सबका मर्तबा मालूम करना है, फिर देखना है कि कौन सा, यानी कि जे वाला ए के साथ, ये जे का मर्तबा ए के मर्तबे के बराबर है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, बराबर है, तो उनको आपस में बराबर कर देना है। मैं आपको डायरेक्ट इसका जवाब लिख रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है और आपको मेरे मर्तबा सिखा दे, तो मैं एक एक सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका भी
और मेरा भी बेस्ट होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका जवाब बता रहा हूँ, ए बराबर है सी के। यानी कि जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर पता क्या आएगा, ए मर्तबा, ए का जो मर्तबा होगा ना, ए का जो मर्तबा, वो मर्तबा बराबर होगा सी के। सही। और इसी तरीके से बी का मर्तबा आई के बराबर होगा, बी का मर्तबा आई के बराबर होगा। सही हो गया। इसी तरीके से जो ई का मर्तबा है वो एच के बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ई को एच के बराबर होगा, ई का मर्तबा जब सबको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यार ई का मर्तबा तो एच के बराबर है। ठीक है। और इसके बाद वही मर्तबा जे के बराबर भी होगा, यानी कि इन तीनों के मर्तबे आपस में बराबर होंगे। यानी कि ई का मर्तबा एच के बराबर होगा और जे के बराबर भी होगा। इसी तरह जे का मर्तबा एच के बराबर, मतलब तीनों के मर्तबे सेम होंगे, बराबर होंगे। मतलब 2/2 होगा तो तीनों का ही 2/2, 3/2 होगा वो आप मालूम कर लेना कितना है। तो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि 3/2 हुआ तो सबका ही 3/2 होगा, तीनों का 3/2 होगा। तो इस तरीके से हम इतना लिखते हैं कि तीनों के मर्तबे आपस में बराबर होंगे। ऊपर तो दो दो कालम के आपस में मर्तबे बराबर है, तीनों कालम की आपस में बराबर होंगे। ठीक है। मतलब इनका बराबर होगा आपस में, इनका बराबर होगा आपस में, और इनका आपस में बराबर होगा। इनका इनसे कोई लेन देन नहीं है, या आप नहीं सोचना मैंने इसे लाइन में लिखा है, इनका इनसे कोई लेन देन नहीं, बराबर नहीं होगा इनका आपस में। इनका इनके साथ बराबर होगा, बी का बी आई के साथ बराबर होगा, ए का सी के साथ बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए का जे आई के साथ बराबर, ऐसा नहीं हो सकता। आपस में ही बराबर होंगे, जो मैं लिख रहा हूँ ना जो कालम, ये आपस में इस तरीके से बराबर होंगे। इसी तरीके से एफ का मर्तबा जो है वो जी के बराबर होगा, एफ का मर्तबा जो है वो जी के बराबर की, सही नहीं लिखा मैं लिख लेता हूँ। तो एफ का मर्तबा किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट करें, नोट ज़्यादा अच्छी बात है नोट करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ना लें तो बेहतर ही, लेकिन लेना चाहें तो फिर भी ले सकते हैं। लेकिन नोट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, हाथ से पेंसिल से, जो भी पेंसिल पकड़ी, जो भी पेन है उसे नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा आपको ये। तो ये नोट करें आप इसको जल्दी से कि ये आपने एमसीक्यू के तौर पे करना है। ये मैं लिख देता हूँ, ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू इन बोर्ड। बोर्ड में क्या आता है ये भाई, पंजाब बोर्ड में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्या आता है, ओनली एमसीक्यू आता है भाई। तो मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ, तो आपने उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो हम ज़रा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ रहा है आगे। तो तीसरा क्वेश्चन ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ये दूसरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि हमने ये कर लिया है, इसकी हम जो स्टेटमेंट लिखी थी उसको मिटाते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास मस्ट वही है, एक 1.1 ही, हम तीसरा क्वेश्चन उसका कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए। ए कोमा बी कोमा सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए या करें, कीजिए या करें, एक ही बात है ना, कीजिए करें। कई बुकों में कीजिए, कई बुक्स में कीजिए लिखा होता है, कई बुक में करें लिखा होता है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ। तो कीजिए या करें, जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है, जो दी हुई मसावात, मसावात कहते हैं इंग्लिश में इक्वेशन को, इक्वेशन को, जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लिखने लगे यहाँ पर, ए प्लस सी
उसके बाद लिखा C-1, C-1 A+2B, A+2B और 4D-6, 4D-6 ये बराबर है इसके 0, 3, 0, 3 -7 और 2, -7 और 2D। तो ज़रा आपको पहले सवाल समझा लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों को सवाल ही क्लियर नहीं होता और वो जवाब निकाल के सही आंसर भी ले आते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना भाई। अभी आप आंसर सही नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, बोर्ड में आपको भूल गए तो मैंने तो कोई रिस्क नहीं लेना कि आपको बोर्ड में भूल जाए। भूलता उन्हीं बच्चों को जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो ऐसे ही बस चली जा रही होती। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सवाल पहले समझाता हूँ कि सवाल में कि ज़ाहिर बात है सवाल अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए तो फिर आपको सवाल हल करने में जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब मुझे सवाल के बारे में कंफर्म पता है। तो अब मैं जो है वो दूसरे बच्चों से कंपटीशन भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो अच्छा कंपटीशन कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको सवाल पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आपने समझ लेना है। जल्दी जल्दी आपने इसको हल करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। मुझे पता आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो वो उसमें वो बात नहीं है जो आप इसको तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको ताउम्र जो है वो सवाल की समझ आ जाएगी और इसके बारे में हर चीज़ों का पता लगा देगा। देखिए ज़रा सवाल क्या है। सवाल यहाँ पर लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है, वो कहेंगे जी A, B, C और D ये वेरिएबल होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वेरिएबल होते हैं। मैथमेटिक्स में ना इस सवाल को तो चले छोड़िए, मैथमेटिक्स में आपको करना ही क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ। 11वीं से लेकर आप 9वीं से लेकर या पहली क्लास से लेकर आप कोई 16 जमातों तक या उससे भी आगे मैथ पढ़ें, मतलब PhD कर लें, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना होता है, दो चीज़ें काम करना होता है, आपको दो काम करने होते हैं। एक, या तो आपको A से लेके Z तक किसी वेरिएबल की कीमत मालूम करनी होती है सवाल में, या तो किसी रकम लिखी होती है उस रकम को सिंप्लीफाई करना होता है। बस ये दो काम करने होते हैं, ठीक है। तो मैथ मुश्किल नहीं आपने बनाई। मैथ में आप देखेंगे अभी 9th क्लास की मैं सॉल्व कर रहा हूँ, या तो आपको किसी भी वेरिएबल की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल ऐसे लफ्ज़ होते हैं ABCDEFGH IJKL A से लेकर Z तक, ऐसे लफ्ज़ होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं जिनकी कीमतें हमने मालूम करनी होती हैं, जिनकी कीमतें हमने क्या करनी होती हैं, जिनकी कीमतें हमने मालूम करनी होती हैं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। मिसाल दे दूँ आपको, अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रहा कि वेरिएबल किसे कहते हैं। चलिए मैं मिसाल देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चों की चीज़ें हैं वेरिएबल, लेकिन आपको इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि आपका शायद इससे इतना पाला नहीं पड़ा होगा। तो मैं आपको वेरिएबल के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मिसाल देता हूँ, कोई सवाल अभी नहीं हल कर रहा, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। देखिए ज़रा A-7 बराबर होता है 6 के, क्या A-7 बराबर होता है 6 के। तो आप ज़रा बताएं A की वैल्यू क्या होगी। A-7 बराबर है 6 की, तो A की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 6 + 7 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 + 7 कितना होता है, 13 होता है। 6 + 7 कितना होता है, 13 होता है। तो A की वैल्यू क्या आ रही, 13। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा है ना A-7 = 6,
तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 बराबर है 6 के। देखो जहाँ पर मैं लिख रहा है a माइनस 7 बराबर है 6 के, तो यहाँ क्या आता है 14 माइनस 7 बराबर 6 है। नहीं यार आपको तो मैथ ही थी, 14 माइनस 6 बराबर 8 होता है भाई। तो ये बातें आपने याद रखनी है, आसान मैं जानता हूँ, लेकिन आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ कि वेरिएबल किस बला का नाम है। तो इसी तरीके से जो a माइनस 7 बराबर 6 लिख दिया ना, अगर ये बराबर लिख दिया, एक तो होता है ना बराबर नहीं, तो फिर ये तो कुछ भी हो सकता है, ये 7 नहीं हो सकता, फिर कुछ भी हो सकता है, 7 नहीं होगा क्योंकि वो कह रहे हैं बराबर नहीं। इस तरीके से अगर एक लकीर आ जाए कि बराबर नहीं, तो 7 के अलावा वो 0 से लेके कोई भी रकम हो सकती है एक ही जगह, तो उसको नहीं आप मालूम कर सकते, वो कोई भी रकम हो सकती है। ठीक है, अगर ये लकीर ना हो और बराबर हो, यहाँ पे लिखा हो कि बराबर है, तो फिर ए की वैल्यू क्या आ सकती है 13 भाई। 13 से 6 निकालो कितने बचते हैं, 6 ही बचते हैं। तो लिहाजा ये रकम इस तरीके से आती है। वेरिएबल का ये कंसेप्ट होता है, वेरिएबल इस चीज़ को कहते हैं। तो वेरिएबल स्पेलिंग में लिख देता हूँ वेरिएबल की, इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, इंग्लिश में ये होता है और उर्दू में लिखते हैं हम इस तरह वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल होते हैं ए से लेकर जेड तक, ए बी सी अल्फाबेट लेटर्स को कहते हैं। तो ज़रा सवाल आप ज़रा देख लें क्या है कि ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। यानी कि यहाँ पर लिखा है ना ए सी, यहाँ पर लिखा है बी और यहाँ लिखा है डी, तो ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी कि भाई ए की क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है। जो मालूम करें या फिर कीजिए, जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। कायम रखना मतलब ये उसको कायम रखना, स्टे करवाना, कायम रखना। ठीक है, दुरुस्त कायम रखना, दुरुस्त का मतलब है कि सही, उसको कायम रखना, ऐसे नहीं कि वो कायम ना रहे, मसावात बिखर जाए, ऐसे नहीं। तो ये देखें ना, मसावात किसे कहते हैं ना, मसावात, मसावात को इंग्लिश में, मसावात उर्दू का लफ्ज़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन को ना इक्वेशन भी बोलता हूँ, तो इक्वेशन होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, जो कोई रकम होती है ना वो किसी चीज़ के बराबर होती है। कोई यहाँ पर जो है ना वो आपके पास कोई एक्सप्रेशन होता है और वो एक्सप्रेशन के यहाँ पर लिखा होता है बराबर, और वो किसी वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि ये तमाम के तमाम जो कालम के अंदर वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये इसके बराबर हैं, तो तभी तो किताब वालों ने लिखा हुआ है यहाँ पर बराबर। अगर ये वैल्यूज़ इसके बराबर नहीं होंगी तो किताब वालों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं बराबर। लेकिन ये इसकी कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर जो सवाल में जो असल फाइट है ना हमारी, वो है ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करना है। हमने मसावात को दुरुस्त नहीं बताना, जैसे हम बचपन में करते थे ना 6ठी-7वीं क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए कि राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, या राइट हैंड साइड को देखिए लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। वो काम नहीं करना है, वो उन्होंने कहा सिर्फ ए बी सी डी को मालूम करें। आगे उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये मसावात दुरुस्त कायम रखती है, जो मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। दुरुस्त मसावात तो है ही दुरुस्त। ठीक है, इसको नहीं साबित करना मसावात क्या है, बस वैल्यू मालूम करनी है ए बी सी डी की। तो हम यहाँ पर अपना सवाल हल करने लगे, आपको सवाल की समझ आ गई। तो यहाँ हम लिखते हैं हल। ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो यहाँ मैंने 3 डॉट डाल दी ना, एक डे अंदर तो छोटा सा हाइफन या डैश भी डाल दी। तो यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन को शुरू करना है, इनकी मसावात बनानी सबसे पहले। यानी कि a प्लस सी जो है, a प्लस सी बराबर है 0 के, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दिए, मसावात 1। या जो इंग्लिश मीडियम है तो वो मसावात की जगह इक्वेशन का वर्ड भी यूज़ कर हैं। ठीक है, मसावात ना लिखिए, आप इक्वेशन लिख लें क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम है। अगर उर्दू मीडियम है तो सिर्फ मसावात लिखें, अगर इंग्लिश मीडियम है तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखिए। फिर मसावात लिखने की 2-3-4 बातें, एक ही लफ्ज़ लिखना है, या मसावात की इक्वेशन। तो a प्लस सी यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना वो इस चीज़ के बराबर है, क्योंकि पहली जो चीज़ है वो इसके बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है। तो ये मसावात नंबर 1 का अपने नाम दे दिया। अब देखें जरा, ये जो है ना ये a प्लस 2b बराबर है माइनस 7 के, ये मसावात नंबर 2 का इसको नाम दिया।
मसावात नंबर 2 का नाम दिया इसको। तो इसी तरीके से ये देखें ज़रा, c-1 बराबर है 3 के, और ये मसावात नंबर 3 का आपने नाम दे दिया। और ये जो चौथा है मसावात 4d-6 बराबर है 2d के, इसको मसावात नंबर 4 का नाम दे दिया। इसको मसावात नंबर 4 का नाम दिया। तो पहले आपने हल के दौरान ये काम करना है, ये लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ नीचे लिखना है कि मसावात नंबर 1 से, मसावात नंबर 3 से, 1 से नहीं, सॉरी मैं अगेन सॉरी बोल रहा हूँ आपको, मसावात नंबर 3 से शुरू करना है आपने। तो यहाँ लिखना है उर्दू में आपने कि मसावात 3 को हल करने से, मसावात 3 को हल करने से। अच्छा, ये एक अजीब सा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि भाई क्यों मसावात 3 को हल करने से, मसावात नंबर 1 को क्यों नहीं? हम तो मैथ में या किसी भी साइंस की फील्ड में किसी अच्छी जगह में हम तरतीब को प्रेफर करते हैं, तरतीब को तरजीह देते हैं, तरतीब को जो है ना वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो हम ये तरतीब से चल ही रहे, मसावात नंबर 3 से शुरू करने से, मसावात 1 को सॉल्व करना चाहिए, फिर 2 को करना चाहिए, फिर 3 को करना चाहिए, फिर 4 को करना चाहिए, डायरेक्ट अब 3 को क्यों करें? उसकी वजह है, मसावात नंबर 3 की एक बहुत अच्छी वजह है जो कि आप अपने जहनों में, माइंड में बिठा लेनी है। क्या वजह है? देखें ज़रा, मसावात नंबर 1 में 2 वेरिएबल हैं, मसावात नंबर 1 में 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, और मसावात नंबर 2 में भी 2 वेरिएबल हैं। मसावात नंबर 1 में 2 वेरिएबल है, मसावात नंबर 2 में 2 वेरिएबल है, और मसावात नंबर 3 में सिर्फ 1 वेरिएबल है, ठीक है, और मसावात नंबर 4 में भी एक ही तरह का वेरिएबल 2 है। मसावात नंबर 4 में मैंने क्या कहा कि एक ही तरह के 2 वेरिएबल डी डी, जैसे यहाँ पर लिखा है 4d और यहाँ लिखा है 2d। अब आप बोलेंगे कि चलें यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इसको आपने नहीं सोल्व करना, क्योंकि 2 वेरिएबल आप नहीं सोल्व कर सकते। जहाँ पर इक्वेशन, वो इक्वेशन को याद रखना, मैथमेटिक्स में कहीं भी इक्वेशन हो, अगर उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा और वो एक ही तरह का वेरिएबल नहीं होगा, तो आप उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। अगर मसावात में या इक्वेशन में कहीं भी लिखी हो मैथमेटिक्स में और एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक, तो उसको आपने सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको ही सोल्व कर सकते हैं, दो वाले को नहीं, ठीक है, या 2 हों तो एक ही तरह के हो, मतलब ए लिखा हो तो आगे भी ए लिखा हो, ऐसे नहीं 2a 2b, इस तरह नहीं, 2a 2a ही लिखा हो। जैसे 2a कितना हो गया 4a, 2a 2b कितना हो गया 4a, नहीं। तो इस तरीके से आपने एक ही तरह के वेरिएबल को लेकर चलना होता है अगर आपने कीमतें मालूम करनी होती। तो आप ये बोलेंगे कि यार डी को डी से भी शुरू कर सकते थे, ऐसे इस तरह क्यों किया फिर 3 से? तो डी में भी तो एक ही तरह का वेरिएबल है, जिस तरह सी में एक वेरिएबल है, लेकिन डी में एक ही तरह का वेरिएबल, ये भी सॉल्व हो सकता है, पहले इसको सॉल्व हो सकता है, आप ठीक बात कर रहे हैं, ये हो सकता है सॉल्व। लेकिन आप देखिए ज़रा, अब तरतीब से आगे चलना है, ठीक है, आप ना तरतीब से ही चल रहे हैं। तरतीब आपकी शुरू होती है 3 से, पहले आपको 3 को सॉल्व करना है, फिर आपने 4 को सॉल्व करना है, फिर आपने 1 को सॉल्व करना है, फिर आपने 2 को सॉल्व करना है। तो ये होती है आपकी तरतीब, ये होती है आपकी तरतीब होती है भाई। तो ये तरतीब है, ये नहीं कि आपने पहले 4 को फिर 3 को, ये भी ठीक है, जवाब आ जाएगा आपका पीछे, आप देख सकते हैं पहले 4 को फिर 3 को, लेकिन तरतीब नहीं है। तरतीब क्या है? पहले 3 को फिर 4 को, और पहले क्वेश्चन को इस वजह से सॉल्व नहीं किया, पहले मसावात को, वो तरतीब ही नहीं, क्योंकि हम सोल्व भी एक ही वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तरतीब फिर वहीं से शुरू होगी, तीसरी से, पहले से नहीं शुरू होगी।
तीसरा, चौथा, फिर पहला, फिर दूसरी मसावात को सोल्व करें। तो यहाँ पर हम जरा तीसरी मसावात को देखते हैं। c-1 बराबर है 3 के। तो यहाँ देखें जरा, c बराबर है 3 + 1 और c बराबर है 4 के। तो हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो हम जरा देखते हैं, जरा c की वैल्यू आ गई है। अब अब हम मसावात नंबर 4 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये लिखते हैं जी, मसावात 4 को हल करने से, तो मसावात नंबर 4 को हल करने से, तो क्या है मसावात नंबर 4, 4d - 6 = 2d = का मतलब होता है बराबर। तो देखें जरा, 4d, ये जो +2d है ना बराबर के उस साइड, ये बराबर के जब इस साइड में मैं लाऊंगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -2d। और जब ये माइनस का 6 है, ये उधर जाएगा बराबर के, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करके ये प्लस का 6 हो गया। आपने ये देखा कि अलामतें किस तरह चेंज हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, अलामतें किस तरह चेंज हो रही हैं भाई, रकमों को जब इधर उधर लेके जाएंगे तो अलामतें चेंज होंगी, सही ना, अलामतें चेंज होंगी। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और ये याद रखना, आपने ये सोचना कि मैं रकमों को इधर उधर भी लेके जा रहा हूँ, भाई इधर उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 2d है, इसको मैंने इस d से नफ़ी करना है या जमा करना है, तो इसको इसके पास लाना पड़ेगा, तभी तो करूँगा, ऐसे दूर दूर से कर लूँगा, तो इसको पास लाना पड़ेगा, बराबर के इस तरफ लेके आना पड़ेगा। फिर तो बराबर के इस तरफ लेकर आना भी मजबूरी है। फिर उसको मैं माइनस करूँगा, देखूंगा कि ये प्लस का है, बराबर की साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा, बराबर को उस साइड उसके ऊपर माइनस लिखा होता तो यहाँ पर आके वो प्लस हो जाता, अलामतें बस चेंज होती। तो 4d से 2d निकालें, यानी कि आपके पास 4 पे तो 2 में निकालें, कितना बचा 2, यानी कि 4d से -2d, तो -2d क्या आ गया, तो 2d आंसर आ गया। प्लस की अलामत 4 के साथ है जो लिखते नहीं, इस वजह से हमारे यहाँ पर प्लस आ गया। 6 इस तरह लिख लेंगे। तो अब देखें जरा, अब ये 2 है ना, 2 ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 2 क्या हो रहा है, d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अलामत हम डाली नहीं है, लेकिन इसी तरीके से 2d लिखा हुआ है ना, तो 2d 2 × d, इसका मतलब यही होता है 2 × d, 2d के साथ अटैच हुआ है, इसका मतलब है ज़रब हुआ है। तो याद रखना, जब एक चीज़ ज़रब होती है तो बराबर की जब उस साइड पे लेके जाते हैं तो तकसीम यानी कि बटा में आ जाती है, वो वैल्यू के से प्लस माइनस चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस आया, तो माइनस था तो प्लस आया। इस तरह जब एक ज़रब होता है एक साइड पर, दूसरी जगह तकसीम हो जाता है, अगर एक जगह तकसीम होता है तो बराबर की इस साइड पर आकर ज़रब हो जाता है। तो ये ज़रब तकसीम भी इस तरीके से चलते रहते हैं, माइनस और प्लस भी इस तरह चेंज होते रहते हैं। बराबर के इस साइड जाएगा तो अगर ज़रब होगा तो तकसीम हो जाएगा, और अगर तकसीम होगा तो ज़रब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जमा होगा तो बराबर के इस साइड में जाकर नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी होगा तो बराबर के साइड में जाकर जमा हो जाएगा। इस तरह याद रखना, अपने बार बार ये वीडियो देखनी ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो अब देखिए, डी की वैल्यू आपको चाहिए ना, आपको 2 से तो कुछ नहीं करना, तो डी बराबर है 6/2, 2 नीचे आ गया, तो 2 × 2 और 2 3 6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना। 6 को 2 पे डिवाइड करें कितना आता है, 3 आता है। कैलकुलेटर में आप देखें 6 / 2 लिखें तो 3 आ जाता है। तो इसके बाद आपको सी की वैल्यू मालूम होगी, डी की वैल्यू मालूम होगी। अब देखें ज़रा, इसको आप मसला नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको सी की वैल्यू का पता है और ए की वैल्यू आप मालूम कर लेंगे। तो आपने ये देखना है कि मसला नंबर 1 में सी की वैल्यू दर्ज करने से ये लिखना है हमें, यहाँ मसावात 1 में या 1 में, मसवात 1 में सी की कीमत दर्ज करने से, तो मसवात इसमें 1 में सी की कीमत दर्ज किया आपने, तो वह a + c बराबर है 0, ये मसवात 1 थी, ठीक हो गया। अब इसमें ना a + c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4, ये 4 है ना, c की वैल्यू 4 निकली, ये देखिए 4, तो c यहाँ पर 4 लिख देंगे, c की जगह क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि c की वैल्यू हमने मालूम कर ली।
तो देखें जरा a बराबर है, देखो 4 प्लस का है, मैंने यही बहुत बात की थी, बराबर के उस साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -4। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई -4, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4 आ गई। अब किसकी वैल्यू रहेगी, a की भी मालूम कर लिए, c की भी मालूम कर लिए, d की मालूम कर लिए, b की नहीं मालूम की। ठीक है, a की मालूम की है, d की मालूम की है, c की मालूम की है, लेकिन b की तो मालूम ही नहीं, तो मालूम कर लेते हैं। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, मसावात दो में a की वैल्यू दर्ज करने से, क्योंकि a की वैल्यू नहीं पता और b की वैल्यू मालूम करनी है, तो a की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब ये देखिए a की वैल्यू, तो a यही वैल्यू उसमें आप इसकी जगह लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखें ज़रा, मसावात मसावात नंबर 2 में, मसावात नंबर 2 में a की कीमत दर्ज करने से, तो ज़रा a की कीमत दर्ज कर लेते हैं। मसावात 2 नंबर है क्या, लिख लेते हैं a प्लस 2b बराबर है -7 के। ठीक हो गया, तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a बराबर ये देखिए अभी भी मालूम की है ना -4, तो -4 प्लस 2b बराबर है -7 के। तो देखें जरा 2b इधर ही लेने दें, और ये जो माइनस है ना -4, इस इधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, -7 +4, और यहाँ पर ये 2b यहीं पर रहने दें, और यहाँ देखिए -7 और +4 क्या होता है, कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3। कैलकुलेटर में आप लिखें ज़रा, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है आपने, याद रखना जब भी मैं मैथ आपको करवा रहा हूँ तो आपके हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो बाहर से आपने खरीद लेना, परचेज कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलना है उस भाई को जिससे ले रहे हो, आपने उस दुकान वाले को बोलना भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दें, तो वो आपके हाथ में होना चाहिए इस मैथ को सॉल्व करने के लिए। 9th क्लास की साइंस की मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। कौन सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, आम कैलकुलेटर नहीं या डिजिटल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप ज़रा देखें, -7 और +4 अगर कैलकुलेटर में लिखे तो आंसर क्या आता है -3, -3 आंसर आता है। अब देखें ये 2b जैसे 2d के साथ हो रहा था, ये 2b यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर को उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, तकसीम हो जाएगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब, मल्टीप्लाई ज़रब को ही तो कहते हैं। तो b यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा -3/2। अब आपने याद ये नहीं सोचना कि मैंने ऐसे लाइन मार दी, बटे को इस तरह भी लिखते हैं कभी कभार, ठीक है, इस तरह भी डाल सकते हो आप, 3/2, या ऐसे टेढ़ी लाइन में डाल सकते हो, कुछ नहीं होता इसमें, नहीं बोर्ड आपको मारेगा या पूछेगा या आपके नंबर काट देंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से आपने इसको इंसर्कल करना है, जो जो कीमत है, ये कीमत मालूम की ए की, ये ए की कीमत है, ये बी की कीमत है, ये सी की कीमत है, और ये डी की कीमत है। फिर मैं बता देता हूँ, ये ए की कीमत है, ये बी की कीमत है, ये सी की कीमत है, और ये डी की कीमत है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और इसको आपने सोल्व करना होता है विदिन 2 मिनट्स, या 2 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर, या 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। तो उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखते तो ये क्या आता है, ये जी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ओनली ऑन शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, कोई एमसीक्यू इसमें नहीं आता इसमें से। तो एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ आती है, कहाँ से क्या चीज़, तो आपने इस चैनल पे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको A to Z आपको जो है ना वो फर मैथ आ जाएगी 9th क्लास की। ठीक है, हर बात पता होगी आपको, छोटी से छोटी बात पता होगी, बड़ी से बड़ी बात पता होगी। तो अब यहाँ तक सवाल हमारा जो 1.1 है वो हमारी कंप्लीट होती है, जो मश्क नंबर 1.1 है वो हमारी कंप्लीट होती है, यानी कि हमारी 1.1 मश्क क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है।
तो अब हमने ये सवाल कर लिया और इस सवाल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ना इसमें से एमसीक्यू आता है, इसमें से कुछ नहीं आता। सिर्फ वो ये बोलेगा, ये डायरेक्ट इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बोर्ड में पता क्या लिखा होगा कि ये नहीं लिखा हुआ, जो सवाल नंबर 3 तो बुक वालों ने लिखा है ना, ये नहीं लिखते, वो सीधा सीधा बोल देते ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। रकम यही होगी, रकम ऐसे नहीं होगी यहाँ पर ए प्लस बी लिखा होगा पहले, ऐसा नहीं होगा। रकमें यही होगी, यही रकम होगी। और इस तरीके से आपने क्या करना होगा, इस तरीके से आपने पूरा ये सवाल हल करना होगा। 2 नंबर आपके पक्के, यानी कि 2 नंबर आपके बोर्ड में पक्के। अगर आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया, 2 कॉपी लिख दिया, जो मैंने लिखा है इसी तरह फोटो कापी आपने छाप दी, 2 नंबर लेने से आपको बोर्ड में कोई भी नहीं रोक सकता। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका 100% कवर होगा इंशाल्लाह ताला। 75 नंबर का मैथ का 9 का जो मैथ है आपकी सॉल्व होगी। और इसी में मैं 10th की भी इसी तरीके से आपको वक्तन फ़वक्तन अगर टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूँगा लेक्चर्स। तो आप यहीं पर रहेंगे तो आपको छोटी से छोटी बात का पता लगता रहेगा और बड़ी से बड़ी बात का पता लगता रहेगा। तो स्क्लेन एजू चैनल में अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आई होप कि आपको ये 1.1 मस्ट जो है वो कंप्लीट आ गई होगी। तो अब हम आपसे जो है वो इजाज़त चाहते हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस तमाम वीडियो को अच्छी नीयत से और कॉपी पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ कर आपने ये चीज़ें सॉल्व की होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत मेहनत की होगी मेरे साथ, जिस तरह मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ इसी तरीके से आप मेहनत कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, और इतने कामयाब होंगे कि आप अपनी सोच से ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।